आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनील नेहरा है और मैं केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ पोखरण में एज ए पीजीटी हिस्ट्री पोस्टेड हूँ। आज हम सब जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 हमारी क्लास 12th की बुक का, जिसका नाम है इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ये एकमात्र चैप्टर है इस पूरी बुक में जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर फोकस करेंगे। विजयनगर एक स्टेट भी था और विजयनगर नाम से हम एक सिटी को भी जानते हैं जिसका एक दूसरा नाम भी है हम्पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस शॉर्ट डिस्कशन। और इस डिस्कशन में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 1 से 3 तक के जो टॉपिक्स हैं उन पे मेनली फोकस करेंगे। द नंबर 1 लर्निंग आउटकम इज एनालाइजिंग द स्टेट क्राफ्ट। एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था विजयनगर एम्पायर का। The second outcome is urban planning. Urban planning of Vijayanagar was quite unique. It's totally different from other parts of India, for example Delhi or other ancient city. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स में। देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बन जाता है वो बन जाता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, बिकॉज विजयनगर वॉज मेनली पॉपुलर फॉर इट्स एक्सट्रीम वेल्थ विच mesmerize इवन द फॉरेन ट्रेवलर्स। फिर एक पॉइंट है आर्किटेक्चर। यहाँ के आर्किटेक्चर की खास बात है फ्यूजन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्ट। एक और लर्निंग आउटकम है इसका जो अक्सर सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट को, किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो उसका होता ही है जनरली, वो है हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। बिकॉज विजयनगर वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड इन 1565। हम्पी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी किस्से कहानियाँ बच गए थे। उसके बाद विजयनगर का जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो वी नीड टू अगेन रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ विजयनगर एंड देयर किंग्स। और आखिरी टॉपिक सोर्स एनालिसिस। देयर आर मल्टीपल सोर्स विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर। विजयनगर क्योंकि कुछ 100 साल पुराना ही एक स्टेट था तो उसके बारे में हमें दुनिया भर के सोर्स मिलते हैं, ना केवल लोकल ट्राइबल ट्रेडिशंस में, ना केवल लोकल फोक स्टोरीज़ में, बल्कि जो फॉरेन ट्रैवलर हैं, जो फॉरेन ट्रेडर्स मर्चेंट्स हैं, उनकी डायरीज़ और नोट्स से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये विजयनगर एम्पायर, पहली चीज़ तो ये याद रखना, 13 टू 14 टू 17 सेंचुरी तक रहा था। ये एम्पायर, इसका मतलब दिल्ली सल्तनत के पैरेलल रहा, बाद में मुग़ल एम्पायर के पैरेलल भी रहा। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी लंबा चला ये एम्पायर। अब चैप्टर की शुरुआत में एक ब्रिटिश लेड कॉलिन मैकेंजी का जिक्र है। ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ख़ास बात, और जो आप क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कि एक ऐसा टाइम पीरियड था 18-19 सेंचुरी में, नॉट ओनली द यूरोपियंस बट इंडियंस ऑल्सो, जो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते थे वो मल्टीपल टैलेंटेड होते थे। एक व्यक्ति हिस्टोरियन होने के साथ साथ डॉक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक नया नया क्रेज़ आया था दुनिया में ज्ञान को हासिल करने का। अब इनको ही देख लीजिए, मैकेंजी साहब को, इंजीनियर हैं, सर्वेयर हैं, कार्टोग्राफर हैं। और ब्रिटिशर्स ने जो सर्वे करने का अपना ट्रेंड शुरू किया। सर्वे क्यों करते हैं? अभी भारत में पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, दैट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ सर्वे। तो सर्वे जो होता है, सर्वे डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है, एंड दिस डेटा विल वर्क फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। कहाँ पे कितने मिनरल्स हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ फ्यूचर में आप एक्सटेंड कर सकते हो, कहाँ पे क्या कस्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों की, कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन आपको अपोज कर सकता है। तो ये ब्रिटिशर्स सर्वे करते रहते थे रेगुलरली कि कहाँ की मिट्टी कैसी है। तो ही वॉज द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, पहली बार जो हम्पी के रूइंस हैं उनको 1800 के अंदर ये लोगों के दुनिया के सामने लेके आए। मोटिव क्या था? इनको ये मानना था कि इंडिया का जो पास्ट है, इंडिया का पास्ट अगर हम जानेंगे तो हम प्रेजेंट में इंडिया में अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें लोकल ट्रेडिशन से भी रूबरू होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उनके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करें, हम उसको दोबारा से ढूंढें, इन्वेस्टिगेट करें। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि
हड़प्पन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को भी ब्रिटिशर्स के एफर्ट से ढूंढा गया, हालांकि उसमें मेनली जो नाम आते हैं 2-3 वो इंडियंस के आते हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये जो एक ज़ील थी यूरोपियंस के अंदर पास्ट को ढूंढना, पास्ट की चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे। तो उसके बदौलत 1800 के अंदर हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम्पी नाम का एक शहर था, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। अब एक और ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है 1836। 1836 क्यों हो जाता है? जो एपिग्राफिस्ट थे, जो एपिग्राफी को पढ़ते हैं ना, एंशियंट जो रिकॉर्डेड जो मॉड्यूल्स होते हैं ऑन द हार्ड सर्फेसेस, उन्होंने भी सर्च करना शुरू कर दिया विजयनगर के बारे में। देन 1856 फोटोग्राफी का एरा शुरू हो जाता है। और ये फोटोग्राफी के एरा की खास बात है, आप आज आपके घर के आसपास अगर कोई भी सिविलाइजेशन पुरानी मिलती है, उस सिविलाइजेशन की फोटोग्राफ अगर आप स्वीडन में बैठे किसी व्यक्ति को भेज दें, मैक्सिको में बैठे किसी व्यक्ति को भेज दें, तो वहाँ बैठा बैठा वो उन फोटोज़ को स्टडी करके और उसके बेस पे एक अच्छा खासा कंक्लूजन निकाल सकता है। उसको यहाँ आने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। सबसे पहले जो रूइंस ढूंढे गए, खंडर, फिर यहाँ पे एपिग्राफिक जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्टडी किया गया, उनको एनालाइज किया गया, और फिर यहाँ के फ़ोटोग्राफ इजीली स्प्रेड होना शुरू हो गई पूरी दुनिया के जो हिस्टोरियंस हैं। तो इस तरीके से ना हमें विजयनगर की आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँचे। अब सबसे पहले बात करते हैं फटाफट से, इसके फाउंडर कौन थे? हरिहरन एंड बुक्का। ये 2 भाई थे जो दिल्ली के सुल्तान के यहाँ नौकरी किया करते थे। दिल्ली के सुल्तान ने इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्योंकि ये साउथ इंडिया से ओरिजिनली बिलोंग करते थे। तो इनको कहा गया कि आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, और हरिहर बुक्का ने जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिली इनको, दे ऑर्गेनाइज देयर ऑन मिलिट्री एंड एस्टेब्लिश देयर ऑन स्टेट। बेसिकली एक हिंदू स्टेट था, बट यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस पीक लेवल पे थी। तो हरिहर एंड बुक्का, दीज 2 नेम्स, हरिहर बुक्का, ये आपके एमसीक्यू के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रीजनल कंपटीशन, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे भी रीजनल कंपटीशन था। कंपटीशन किस चीज़ के लिए था? डेफिनेटली रिसोर्सेज के लिए होगा। क्यों होगा? अगर हम देखें तो ये विजयनगर की टेरिटरी थी, और विजयनगर के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में इनके फियर्स कंपटीटर थे। जो उड़ीसा के रूलर्स थे एंड जो डेक्कन सल्तनत थी, वो इनकी फियर्स कंपटीटर थी। बाद में पोर्तुगीज़ भी आ गए थे, जिन्होंने सीधा सीधा तो इनको चैलेंज नहीं किया, बट फिर भी वो एक इनडायरेक्ट चैलेंज इनके लिए थे। तो इस एरिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, वो चाहे एग्रीकल्चर रिसोर्स हों, मिनरल्स हों, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रेड, लॉन्ग रूट ट्रेड, उसके लिए यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब अगर हम देखें, जो विजयनगर जो एस्टेब्लिश हुआ था वो उसी जगह पे था जहाँ पे किसी टाइम पे चोला किंगडम था और किसी टाइम पे कर्नाटका का होयसल किंगडम है। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर चोला किंगडम एंड होयसल किंगडम के रूइंस के ऊपर री एस्टेब्लिश हुआ है। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विजयनगर के राजाओं को नरपति कहा जाता था, मीन्स लॉर्ड ऑफ मैन। अश्वपति किन्हें कहते थे? बहुत आसान है याद रखने के लिए। अश्वपति कहते थे जो डेक्कन सल्तनत के राजा थे, दक्कन सल्तनत के राजा थे, उनको अश्वपति कहा जाता था, क्योंकि ये जो अरब से घोड़े आते थे, अरब से जो घोड़े आते थे, उस कंसाइनमेंट का बड़ा हिस्सा इनके पास जाता था। और ये हम सबको पता है कि जब जो तुर्किश अटैकर्स ने इंडिया पे अटैक किया था, तो उनकी जो एक सुप्रीम पावर थी, उनमें से एक था उनकी जो कैवेलरी थी, उनकी हॉर्स राइडिंग कैपेसिटी थी। तो इस अपनी क्षमता को इन्होंने फर्दर कई सेंचुरीज तक इंडिया में भी यूज़ किया, और बाद में इंडियन किंग्स ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि आपके पास घोड़े बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा में हम सबको पता है कि भाई बहुत डेंस फॉरेस्ट आज भी हैं, पहले भी थे। तो यहाँ के राजाओं को लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स या गजपति कह के बुलाया जाता था। तो गजपति, अश्वपति और नरपति, इन तीनों में ज़बरदस्त कंपटीशन चलता रहता था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। द मिलिट्री इंजन, कैवलरी एंड द ग्लोबल हॉर्स ट्रेड। अब ये जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है?
हॉर्स ट्रेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? सिंपल चीज़ है, अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से। यहाँ से घोड़ों को लाया जाता था और घोड़ों के ट्रेड में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता था, बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता था, क्योंकि कभी कभी जो बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं ना, उनको बहुत मुंह मांगी कीमत पे खरीद लिया जाता था। और इनके इंटरमीडियरीज कौन होते थे? अरेबियन हॉर्स ट्रेडर्स होते थे पहले तो, बाद में पोर्तुगीज़ को ये क्रेडिट जाना शुरू हो गया, क्योंकि पोर्तुगीज़ ने कंप्लीट वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे अपना कैप्चर कर लिया, अपने टेरिटरी को एस्टेब्लिश कर लिया। तो पहले बेसिकली अरेबियन ट्रेडर्स या इंटरमीडिएटरी थे, और बाद में पोर्तुगीज़ के आने के बाद पोर्तुगीज़ ने इस एरिया का पूरा ट्रेड है वो अपने हाथ में ले लिया। इवन द मुगल एम्परर्स दे हैड टू पे सम सॉर्ट ऑफ फी टू द पोर्तुगीज़, भले ही वो 1 रुपया क्यों ना हो, उनको भी फीस देनी पड़ती थी। अब यहाँ की ट्रेड में क्या खास बात थी कि हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रेड होता था। हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रेड का मतलब है जो ट्रेड हो रहा है उसमें जो गुड्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, कीमती हैं, साथ ही साथ मात्रा के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी यहाँ जिन चीज़ों का ट्रेड हो रहा है वो भी ज़्यादा है। तो ये दोनों ही चीज़ें ना ट्रेड में बेनिफिट दे सकती हैं। या तो आप किसी प्रीशियस चीज़ को बेचो, या फिर आप इतना ज़्यादा मात्रा में बेचो कि प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हैं, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। और इस प्रॉफिट को लेने के लिए अक्सर साउथ इंडियन स्टेट्स आपस में लड़ते रहते थे। अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने रूल किया, तो फर्स्ट डायनेस्टी वाज संगम डायनेस्टी। ऑब्वियसली हरिहरन बुक्का की डायनेस्टी थी ये संगम डायनेस्टी। देन सलू डायनेस्टी। सलू डायनेस्टी की खास बात यह है कि ये मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर्स, जिनको नायका या अमर नायका भी कहा जाता था। और इन्होंने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक बार विजयनगर की जो राजसत्ता है उसको हासिल कर ली थी। देन तुलु डायनेस्टी, संगम, सुलुव, तुलुव। एक बार आपको याद करना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी में एक नाम लिखिए, उसके आगे एरो लगा दीजिए, फिर दूसरा लिखिए, एरो लगा दीजिए। एक आपको ना जैसे मंत्र उच्चारण होता है उस तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, संगम, सुलुव, तुलुव। तुलुव डायनेस्टी वाज द पीक ऑफ विजयनगर एम्पायर, not only in terms of military expansion but also in terms of wealth creation। और यहाँ का जो सबसे फेमस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। ये हाईली टैलेंटेड पर्सन, वो ना केवल विद्वान था जिसने लिटरेचर को लिखा, वो एक मिलिट्री विनर भी था और साथ ही साथ आर्किटेक्चर की भी अच्छी समझ रखता था। और ट्रेड के साथ साथ जो धर्म के अंदर सहिष्णुता थी, रिलीजियस टॉलरेंस, वो भी इनके टाइम में, कृष्णदेव राय के टाइम में बहुत हाई लेवल पे था। तो तुलु डायनेस्टी के टाइम पे विजयनगर अपनी पावर के पीक पे था, ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट डायनेस्टी वाज अराविडू। अराविडू डायनेस्टी काफ़ी लंबे टाइम तक रूल करती है, लेकिन इस डायनेस्टी का जब रूल शुरू होता है उसके कुछ टाइम बाद में ये डायनेस्टी की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर फॉल हो जाता है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में हो सकता है चारों का ही नाम दे दें, संगम, सुलू, फिर तुलू की जगह अराविडू लिख दें ना। 4 ऑप्शन हो, ABCD, चारों में अलग अलग सीक्वेंस हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है बात कृष्णदेव राय जी की। तुलु डायनेस्टी के थे कृष्णदेव राय, और इनके टाइम में एकदम एब्सोल्यूट जीनीत पॉइंट आता है। अब क्या क्या खास बातें थी इसमें और इनकी क्या क्या उपलब्धि रही। जैसे एक साउथ इंडिया में इनके मरने के बाद विजयनगर एम्पायर में स्पेसिफिकली जो एक सक्सेशन वॉर होती है उसकी वजह से विजयनगर कमज़ोर होता है, लेकिन ये जब जिंदा होते हैं तब इन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। साथ ही अर्बन प्लानिंग थी वो इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। ऐसे शहर बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ एक ही शहर में मंदिर के अंदर मस्जिद की डिज़ाइन यूज़ की जा रही है और मस्जिद वाले जो आर्किटेक्चर एलिमेंट्स हैं वो मंदिर में यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। तो इनका टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ डिप्लोमेसी, भाई ये डिप्लोमेसी बहुत गजब के डिप्लोमेट थे। इन्होंने न केवल युद्ध लड़े, जो गजपति रूलर्स हैं और अश्वपति रूलर्स हैं, बल्कि उनके साथ दोस्ताना बिहेवियर भी इन्होंने एज वेल एज रखा। जहाँ जैसी ज़रूरत है, एज पर द सिचुएशन डिमांड, इन्होंने अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया और इसीलिए पॉपुलर थे। अब बात करते हैं विजयनगर के अमारा नायका सिस्टम या अमर नायक सिस्टम या नायक सिस्टम की क्या चीज़ है। राजा लोग देते थे ग्रांट। ग्रांट में ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े, जैसे मान लो एक तहसील दे दी, एक जिला दे दिया किसी एक मिलिट्री कमांडर को। अब इस ग्रांट से या इस लैंड से इसको जो भी रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू पे इसका हक होगा। इस रेवेन्यू को यूज़ करके ये एक मिलिट्री की यूनिट एस्टेब्लिश करेगा, मान लीजिए बटालियन एस्टेब्लिश करेगा, साथ ही साथ खुद के खर्चे भी
खुद के खर्चे भी है इसी से निकालेगा। जैसे यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, ये इस खर्चे से पब्लिक वर्क का काम भी करेगा, पर्सनल यूज़ भी करेगा और मिलिट्री को भी रखेगा। अब आप एक बात सोचिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, मान लीजिए आपको एक कमांडर बना दूं मैं, तो आपको क्या लगेगा कि सर ने मुझे कमांडर बनाया तो आपकी लॉयल्टी मेरे लिए रहेगी। लेकिन एक चैलेंज भी हो सकता है, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और मैं कम टैलेंटेड हूँ, बस मैं बाय लक राजा बन गया, या फिर मान लो टैलेंट है भी लेकिन आपसे कम है, तो एक चैलेंज तो हो गया क्योंकि मैंने उसको एक बड़े एरिया का रेवेन्यू उसके हाथ में दे दिया। और एक खास बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपको, कि पहले के टाइम पे राजा जो होता था उसकी परमानेंट आर्मी बहुत कम होती थी, नहीं होती थी, बहुत कम होती थी मतलब, तो उसको इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता था अपने सबऑर्डिनेट्स पे। और इन सबऑर्डिनेट्स को मान लो नाम दे दें 1 2 3 4। मान लीजिए 2 नंबर सबऑर्डिनेट है, ये अपनी आर्मी लेके आया लेकिन युद्ध के मैदान में वो घायल हो गया या मारा गया 2 नंबर, तो 2 नंबर के पीछे खड़े जितने भी सोल्जर्स हैं ना, इनकी लॉयल्टी राजा के लिए नहीं होगी, इनकी लॉयल्टी होगी अपने पर्टिकुलर मिलिट्री कमांडर के लिए। तो ये सिस्टम अच्छा, राजा के लिए अच्छा था वैसे अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो, लेकिन इस सिस्टम की इनहेरिटेड बुराई ये थी कि ये लोग सिपाही ना राजा के लिए लॉयल होते थे, और कई बार मिलिट्री कमांडर भी ना केवल विद्रोह कर देते थे जबकि राजा को डिस्प्लेस भी कर देते थे। हमने ये तो देखा, जो तुलु डायनेस्टी है, तुलु, ये कौन थे? ये यही मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने संगम डायनेस्टी को डिस्प्लेस कर दिया। अब बात करें हम डिप्लोमेसी की, विजयनगर स्टेट ने कौन सी डिप्लोमेसी अपनाई? जैसे कृष्णदेव राय जी का नाम यहाँ पे आया है, इन्होंने प्रैग्मेटिक बैलेंस को अडॉप्ट किया, मतलब जहाँ जैसा कार्य करना है, किसी से युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ेंगे, किसी के साथ बैकडोर एंट्री से दोस्ती करनी है तो वो करेंगे, और शादी ब्याह के जरिए भी जो रिलेशन राजा लोग अक्सर रखते थे अपने एनिमी स्टेट से या अपने नेबर स्टेट से, वो भी इन्होंने अपनाए। तो फिर ये एग्रेसिव पॉलिसी कहाँ से आई? राम राया वाज द पर्सन जिसने ये कोशिश की कि जो डेक्कन सल्तनत के राजा महाराजा हैं उनको आपस में भिड़ा दिया जाए, लड़ा दिया जाए। और इस एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से, ये सिर्फ एग्रेसिव पॉलिसी नहीं थी, ये अपने आप में एक सीक्रेटली जो प्लानिंग होती है उसकी वजह से जो हम एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम यूरोप के अंदर हुआ था, ये उस टाइप की पॉलिसी है जो लोगों को आपका ना सिर्फ दुश्मन बनाती है बल्कि आपकी जो विश्वसनीयता है वो भी खतरे में पड़ जाती है। तो डेक्कन सुल्तान ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा राम राय ना हमारी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी जस्ट टाइम विजयनगर की चल रही थी, विजयनगर अपने सत्ता के पीक पे चल रहा था, और जैसे ही एग्रेसिव पॉलिसी आती है विजयनगर का फॉल हो जाता है। तो 1565 के अंदर एक अलायंस बनता है साउथ इंडिया के किंग्स का, और वो सारे मिलके इसको हरा देते हैं विजयनगर को। अब बात करते हैं हम तालीकोटा। तालीकोटा क्या है? तालीकोटा वो जगह है जहाँ पे ये युद्ध होता है, इसको राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा। बहुत आसान है याद रखना, 565 याद रख लीजिए आप, 1 लगाना है, 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा। अच्छा, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, इट वाज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर। डेक्कन सुल्तान ने न केवल इनको युद्ध में हराया बल्कि इनकी कैपिटल हम्पी को भी तहस नहस कर दिया, जला दिया, तोड़ दिया, लोग छोड़ के भाग गए, लोग वापस लौट के आए, बट ये गांव की तरीके से कुछ दशक तक, अगले कुछ दशक तक माना जाता है ये एक छोटे से गांव में कन्वर्ट हो गया, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे गांव में कन्वर्ट हो गई, ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ विजनरी लीडर्स। ये इसका ग्रेट एग्जांपल है जो आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दुनिया के कुछ लीडर्स पे लागू करके देख सकते हो कि आपके देश का लीडर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो केवल आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपको युद्ध में या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रंट पे हारने पे मजबूर नहीं करेगा, वो आपको बर्बादी तक भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं है विजयनगर इससे पहले नहीं हारा था, बट आफ्टर 1565 कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया और इन्होंने अपनी कैपिटल दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर ली। अभी हम्पी से छोड़ के दूसरी जगह चले गए और इवेंचुअली अगले 100-150 सालों तक ये रूल करते रहे, बट ओनली एज ए वेरी स्मॉल स्केल, ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल, एक छोटा सा राज्य बन के रह गए। अब वापस ये वही टॉपिक है, इसका थोड़ा सा डिटेल में है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है ना, डबल सोर्ड की तरह काम करती है, दुधारी तलवार, दोनों तरफ उसकी धार है। कैसे? मैं किंग हूँ, मैंने अपनी सारी ताकत बांट दी आपस में लोगों में, ठीक है, मेरे फॉलोवर्स मतलब जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, तो मुझे अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ रही है, ये मेरे लिए एक बहुत ही रिलैक्स वाला मैटर है। बट समस्या क्या है, अगर वो सारे मिलिट्री कमांडर मेरे अगेंस्ट में हो गए तो मेरे पास तो अपनी परमानेंट आर्मी है ही नहीं, तो डबल एज सोर्ड की तरह काम कर रही है ये चीज़।
और इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। हमने देखा कैसे तुलु डायनेस्टी ने ना संगम डायनेस्टी को डिस्प्लेस कर दिया था। अब यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल एक ऐसी जगह थी जहाँ रेनफॉल कम होता था ना, रेनफॉल स्कैरसिटी थी, हालांकि मॉइस्चर वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक रहता था। ये एक ऐसी जगह पे बना हुआ था विजयनगर जहाँ चारों तरफ ग्रेनाइट हिल्स थी। ग्रेनाइट हिल्स बहुत ही हार्ड सरफेस रॉक्स होते हैं, और यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर बह के आती थी। और आप ये देख रहे हो छोटी छोटी छोटी, ये एक AI से बनाया हुआ मैप है, इट्स नॉट एन एक्चुअल मैप, बट ये काफ़ी सही तरीके से बना है। तो ये छोटी छोटी जो धाराएं दिख रही हैं ना, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन ट्रिब्यूटरीज पे अक्सर डैम बना दिए जाते थे, और उन डैम से पानी को कलेक्ट करके फिर विजयनगर के डिफरेंट पार्ट्स तक, स्पेशली कैपिटल हम्पी तक पहुंचाया जाता था। और स्पेशली ये तुंगभद्रा रिवर जहाँ से आ रही है पहाड़ों के बीचों बीच से, यहाँ पे डैम बनाए गए। तो वाटर कंजर्वेशन इनका बहुत ही टॉप नॉच हाई क्लास था, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट भी थी। जैसे यहाँ पे देखिए हीरिये कैनाल का नाम आया है। हीरिये कैनाल किसने बनाई है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। संगम एरा के टाइम पे बनाई गई थी, ये माना जाता है हीरिये कैनाल। पर्पस क्या था, पर्पस था इनके रॉयल सेंटर तक पानी पहुंचाना। फिर ऐसे कमलापुरम टैंक है, कमलापुरम टैंक, ठीक है, कमलापुरम टैंक। हीरिये कैनाल और कमलापुरम टैंक तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। आप हायर लेवल पे कॉलेज में पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ बनाए गए थे, और इनका नाम इसलिए भी है क्योंकि इनके रिमेन्स हमें मिले हैं, है ना। हीरिये कैनाल के रिमेन्स हैं हमारे पास, कमलापुरम टैंक के हैं। कमलापुरम टैंक क्या था, एक बड़ा सा हॉज टाइप का, मान लीजिए आप, एक बड़ा, हम घरों में जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा ज़मीन के नीचे एक गड्ढा खोद के सीमेंटेड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे एक बड़ा टैंक था पानी का, जिस टैंक से सिटी के मेन कोर सेंटर्स तक पानी सप्लाई होता था। जो सबसे अमेजिंग बात थी सिटी की, हम्पी की, वो ये थी कि यहां पे एक के बाद एक 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ दीवारें खींचने से नहीं होता है, नेचुरल फोर्टिफिकेशन भी होते हैं, जहां पे आप सिपाहियों को खड़ा करके उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का डायरेक्शन देते हैं। अब 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये था कि जितने भी लोग थे, जनरली होता क्या है, जो सेंटर होता है किसी भी एरिया का, उसी को ही फोर्टिफाइड किया जाता है। बट यहाँ पे सेंटर के साथ साथ जो सिटी के आउटर लाइन्स हैं उसको भी फोर्टिफाई कर दिया गया। उसके बाद जो कॉमन लोगों के घर हैं, कॉमन, फिर उसको भी फोर्टिफाई कर दिया गया, उनकी चारों तरफ दीवार खींच दी गई। फिर जो फील्ड थी, खेत थे, उसके भी चारों तरफ दीवार खींच दी गई। फिर जो फॉरेस्ट वाला हिस्सा है उसके भी चारों तरफ दीवार खींच दी। उसके बाद जो बगीचे थे, बागान थे, है ना, ऑर्चिड था, उसके चारों तरफ भी दीवार खींच दी गई। तो इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी फोर्टिफिकेशन की लाइन बनी हुई थी विजयनगर के हम्पी के चारों तरफ, हम्पी के चारों तरफ, कैपिटल के चारों तरफ, जो यूनिक था, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला, फॉरेन ट्रैवलर्स ये बात लिखते हैं, और एक नहीं एक से ज़्यादा लोगों ने इसको लिखा है, और हमें अभी कुछ स्ट्रक्चरल रिमेन्स भी मिले हैं। अब इस शहर में, हम्पी में, जो दीवार है वो बहुत यूनिक थी, बहुत मोटी दीवार, क्योंकि हार्ड रॉक की सरफेस है एरिया की, हार्ड रॉक्स इजीली मिल जाते हैं। पत्थरों को इस टाइप से काटा जाता था कि भाई उनके नीचे एक, जैसे एक पत्थर को ऐसे काटा गया, दूसरे पत्थर को इस तरीके से काटा जाएगा कि आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे वो, तो सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं की जाएगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, और बीच के गैप में छोटे छोटे पत्थर्स, मिट्टी भर देते थे, ताकि दुश्मन अगर हमला करें भी तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करें। तो ये एक इनका यूनिक सिस्टम था। अब हम बात करें इकोनॉमिक माइट की, कि वेल्थ इन्होंने कहाँ से क्रिएट की। तो दुनिया में जो स्पाइसेस का बिजनेस होता था, और साथ ही साथ घोड़ों के व्यापार से, मेनली स्पाइसेस के बिजनेस से, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, इनसे इन्होंने प्रॉफिट कमाया, साथ ही घोड़ों के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, और इसी प्रॉफिट को लेके आपस में साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच में झगड़ा चलता रहता था। और अब इस चैप्टर के लास्ट में कुछ नाम हैं जो चैप्टर के अंदर आए हैं, जो MCQ के हिसाब से तो जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ अगर आप इनको किसी 3 मार्क्स 8 मार्क्स के आंसर में लिखते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। जैसे एक इटालियन व्यक्ति था, कॉन्टी, आपको सिर्फ वो वाला नाम का हिस्सा याद रखना है जो आसानी से याद हो, कॉन्टी। कॉन्टी इटालियन, इटालियन लोगों के नाम के अंदर आई बहुत यूज़ होता है।
फिर अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये तो बहुत एक्सट्रीम फेमस है भाई। अब्दुल रज़ाक ने जो प्रशंसा की है विजयनगर की, उसकी उसी से उसने तो ये तक कह दिया है कि भाई दुनिया के जो महानतम ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस हैं उनसे भी ग्रेट है आपका विजयनगर। फिर ये पोर्तुगीज़, क्योंकि पोर्तुगीज़ तो इनके जस्ट एकदम वेस्टर्न साइड में पोर्तुगीज़ को एरिया था, पूरा का पूरी टेरिटरी पोर्तुगीज़ थी। तो बारबोसा, पेस, नूनीज, ये सारे पोर्तुगीज़ हैं। तो पोर्तुगीज़ के नाम में ना जैसे पोर्तुगीज़ ओ बोलने में जोर आता है, तो आप देखना बारबोसा है ना, पेस, नूनीज, थोड़ा मुंह खोल के बोलना पड़ता है यार। इब्न बतूता इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ नाम है जो टॉपिक नंबर 1 से 3 के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो आते हैं। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने होंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कोशिश की कम से कम टाइम में कवर करने की, ताकि अगर आप इस वीडियो को देखें तो शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको जो मेन कंटेंट है इस टॉपिक का उसके थ्रू गो थ्रू हो सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।